नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बीबीसी की 2002 के गुजरात दंगों को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री सामने आई थी और जिस तरह से ये वामपंथी छात्र दल जिस तरह से उसको जेएनयू और जामिया में दिखाने की जिद पर अड़ा था, जिस तरह से पूरे देश में इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल मचाया जा रहा था, आज उसका सच सामने आ गया है। और ये सच में ये खुलासा हुआ है कि ये जो बीबीसी है, इसको चीन के द्वारा फंडिंग हुई है मोदी को टारगेट करने के लिए और भारत में इस तरह की व्यवस्था को खराब करने के लिए और भारत में दंगा कराने के लिए कहीं ना कहीं उसको फंडिंग की गई है। आपको बता दूं कि यह खुलासा किया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो अधिवक्ता भी हैं महेश जेठमलानी ने, और उन्होंने आपको बता दूं जो ब्रिटेन के एक पत्रिका है उस द स्पेक्टेटर रिपोर्ट, इसका हवाला दिया है और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की इस पत्रिका में बाकायदा ये रिपोर्ट छपी है कि किस तरह से बीबीसी चीन की एक कंपनी से पैसे पा रहा था, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका ने उस कंपनी को बैन कर दिया है क्योंकि सुरक्षा मानकों में उससे खतरा था। कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए ब्रिटेन सरकार हो उसने बैन कर दिया था कि यह कंपनी अब हमारे साथ व्यापार नहीं करेगी। लेकिन इस प्रतिबंधित हुआई कंपनी से पैसा ले रहा था, ऐसा दावा उस पत्रिका में किया गया है। 2019 में अमेरिका और 2020 में ब्रिटेन ने 5G नेटवर्क के लिए सुरक्षा चिंताओं को लेकर के इस कंपनी पर बैन लगाया था। लेकिन आपको बता दूं कि ये अभी भी पैसे ले रही है। इसका मतलब सीधा है कि एजेंडा चलाने के लिए चीन इसके पीछे है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जिस तरह से ये डॉक्यूमेंट्री चलाने की जिद ये कम्युनिस्ट लोग अड़े हुए थे, जिस तरह से कांग्रेसियों की प्रतिक्रिया आई, जिस तरह से पूरे देश में बवाल मचाने की बात आई, समझ में आ रहा था कि ये टारगेट तो मोदी को कर रहे हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से धारा 370, दिल्ली का दंगा और इसमें इंटरव्यू को काट छांट करके मोदी जी के दिखाया गया है, इसका मकसद केवल मोदी को टारगेट करना नहीं है। इनका मकसद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करें, देश के मुसलमानों के अंदर एक मैसेज दें कि वो मोदी सरकार में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के चलते 2002 में गुजरात के अंदर जो दंगे हुए थे उसमें मोदी की सह पर मुसलमानों को टारगेट किया गया। 21 साल बाद उस घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर लाए। यही शंका आ रही थी कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, एसआईटी ने मोदी जी को क्लीन चिट दे दी, तब उसके बाद क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या बीबीसी बड़ा है? किसी एक देश का चैनल, किसी एक देश का अखबार या कोई पत्रिका वो कैसे हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो सकती है? ये सवाल था। लेकिन इस देश में जेएनयू, जामिया और कई ऐसी यूनिवर्सिटी के छात्र अड़े हुए थे। हम तो इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर दिखाएंगे, मोदी जी का इसमें बात है, अब तो जरूर देखेंगे। प्रचार कर दिया गया। मोदी जी की लोकप्रियता क्या इस बात से कम हो जाएगी कि आप उनको 2002 के दंगे के लिए दोषी अगर बता भी देंगे, आप क्या प्रूव करेंगे? देश के मुसलमानों के मन में अगर आप नफरत और जहर डालने का काम इस डॉक्यूमेंट्री से करने का सोच रहे हो तो आप सोचते रहिए। ये साजिशें तो देश की आजादी के बाद से चल रही हैं, तुष्टीकरण देश की आजादी के बाद से चल रहा है। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र में आई, उसके बाद से जिस तरह का नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई, अवार्ड वापसी होने लगे, फिल्मकार सामने आने लगे, फिर सीए के नाम पर झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी नेताओं ने कि साहब देश के मुसलमानों की तो नागरिकता खत्म हो जाएगी, इनको तो मोदी समुद्र में फिकवा देगा क्योंकि मोदी तो आरएसएस का है और आरएसएस तो मुस्लिम विरोधी है। आज उन लोगों की बोलती बंद है क्योंकि उस आरएसएस के खिलाफ जो नफरत का एजेंडा इन लोगों ने चलाया था, आज राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हो या पसमंदा मुसलमान खुलकर भाजपा के पक्ष में आए हों, इनका नैरेटिव फेल हो गया। मैं ऐसे व्यक्तिगत रूप से कई पसमंदा मुसलमान नेताओं को जानता हूं जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, जो आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जाते हैं और वो ऐसे नैरेटिव चलाने वालों के मुंह पे करारा तमाचा मारते हैं। वो बताते हैं कि 2014 के बाद से जो सरकार आई है केंद्र में मोदी जी की, असली काम तो मुसलमानों के उत्थान के लिए अब शुरू हुआ है। किसी ने विचार ही नहीं किया था
कि मदरसों में धार्मिक ग्रंथों के अलावा कंप्यूटर का भी ज्ञान दिया जाए, साइंस और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए, ताकि मेन स्ट्रीम में जाकर वो डॉक्टर और इंजीनियर भी बन सकें। किसी के दिमाग में विचार ही नहीं आया। अनपढ़ को अनपढ़ रखिए, नौकरी करें नहीं तो मजबूरी में बेरोजगार रहेंगे या छोटा कोई काम करेंगे। तो गरीब को गरीब बनाए रखना, यह इस्तेमाल किया गया जो सरकारें 14 से पहले रही, और इसीलिए आज मुसलमान को समझ में आ गया। तो इन कांग्रेसी और कम्युनिस्टों को लगा कि भाई हमने जो एजेंडा चलाया वो तो फेल हो रहा है, 2024 में फिर से मोदी आ रहे हैं, और इसलिए क्या करें, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और अब भारत में झूठ नहीं फैला सकते, क्योंकि मोदी सरकार ने कानून कड़े कर दिए हैं, फेक न्यूज फैलाने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा, आईटी एक्ट सख्त कर दिए गए हैं। तो इन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि भाई चीन के अखबार में कुछ छपवा दो, अमेरिका के अखबार में कुछ छपवा दो, ब्रिटेन के चैनल पे कुछ चलवा दो, और फिर उसको लेकर के भारत में सवाल करो। एक ट्रेंड है, मैं कई बार से देख रहा हूं, जब भी संसद का सत्र शुरू होना होगा, आप देखें कि उसके जस्ट पहले ही ऐसा कोई झूठ परोसा जाएगा, फिर संसद को नहीं चलने दिया जाएगा। अभी आप देखेंगे, अब बजट सत्र शुरू हो रहा है, ये तो पोल खुल गई है समय रहते, लेकिन आप देखना कि इस देश का विपक्ष फिर भी हल्ला मचाएगा। मोदी जी ने डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन कर दी, हमें भी देखनी है, जिद करेंगे। यही कांग्रेस थी जब मोदी जी पर सारी जांच हुई है। कांग्रेस केंद्र में थी, कांग्रेस की सरकार थी, और सुप्रीम कोर्ट थी भाई, वो तो किसी की नहीं है। तो जब वहां से क्लीन चिट मिली है, किस मुंह से आप कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्री में कुछ दिखाया गया है? आप किसी इंटरव्यू को काट छांट करके केवल अपने मकसद पे सफल होने के लिए कुछ छाप दें, कुछ कर दें प्रसारित, ये तो ठीक नहीं है। तो आप करें, लेकिन ये चाल अब नाकाम हो गई है, क्योंकि जो ये ब्रिटेन की एक पत्रिका में द स्पेक्टेटर्स रिपोर्ट में जो छपा है, उसमें जिस तरह से बताया गया है कि ये कैश फॉर प्रोपोगंडा की डील है, और बाकायदा उसमें जो बीजेपी के ये महेश जेठमलानी हैं, उन्होंने एक लिंक भी शेयर किया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो जयराम रमेश हैं, ये एक कॉमरेड की तरह काम कर रहे हैं, और ये इस कंपनी को, जो हुआई कंपनी है, वो उन्होंने दावा किया है उस लिंक में कि 2005 से ये भारत में उसकी पैरवी कर रहे हैं। इसी से लगता है कि ये कहीं ना कहीं चीन के लिए काम कर रहे हैं। इसमें एक और बात उठती है कि यदि मान लीजिए 1% कि ये बीबीसी को बड़ा दर्द है कि भारत के अंदर अगर कहीं जो है दंगे हुए हैं, तो भाई उस पर ये डॉक्यूमेंट्री चलाना चाहता है, नरसंहार में देश की जनता को और दुनिया को बताना चाहता है, तब फिर बीबीसी के लिए मैं 2 किस्से बताना चाहता हूं, जरा उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाए। बीबीसी ने जिस तरह से गुजरात दंगों को लेकर बनाई है डॉक्यूमेंट्री, उसकी स्टार्टिंग तो उसने दिखाई नहीं। जो मुख्य पार्ट है, कार सेवकों को रेल की बोगी में जिंदा जलाना, वो पार्ट तो दिखाया ही नहीं। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं, अब वो उसको जरूर दिखाएंगे। एक अमिताभ घोष की पुस्तक है द हंग्री टाइड। ये हंग्री टाइड में उन्होंने वर्णन किया, और वर्णन क्या है, 31 जनवरी 1979 1979 वो लिखते हैं उसमें कि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी, ज्योति बसु सीएम थे, और उनके आदेश पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने मरीज झांपी में 1700 लोगों को नरसंहार किया था। 1700 कम्युनिस्ट, उनका काडर और पुलिस, उन्होंने मिलकर महिलाओं के साथ बलात्कार किए, और जब बार बार बलात्कार किए और फिर उनके बाद उनको गोली मार दी। बच्चों को चाकुओं से गोद दिया गया, और इस पुस्तक में लिखा है। और उन्होंने कहा कि जब पत्रकार उसको कवर करने के लिए जाना चाहते थे, तो वहां जो है निषेधाज्ञा जारी कर दी, और पत्रकारों के उस स्थान पे जाने को बैन कर दिया। बीबीसी को मेरी चुनौती है कि ये पुस्तक पब्लिक डोमेन में है, इस पुस्तक को पढ़ें, स्टडी करें, और पश्चिम बंगाल में जाएं, लोगों से पूछें, आज भी मिल जाएंगे आपको, डॉक्यूमेंट्री तैयार करें। दूसरी डॉक्यूमेंट्री मैं कहता हूं कि एक सिख नरसंहार पे भी करें। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस तरह से सिखों के गले में टायर डाल डाल कर जला दिया गया, ऐसी एक कौम जो देश के लिए हमेशा त्याग और तपस्या के लिए जानी जाती है, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं। और एक डॉक्यूमेंट्री जरूर बनाएं 2 कश्मीर के हिंदुओं पर, जो कश्मीरी हिंदुओं का 1990 में नरसंहार, बलात्कार हुए।
मुझे आशा है कि बीबीसी को अगर भारत के दंगों के बारे में दर्द है तो आप इस पर विचार करेंगे। लेकिन मुझे यह भी पता है कि बीबीसी ऐसे किसी भी विषय पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाएगा जिसमें कम्युनिस्टों की पोल खुलती हो या जिसमें कांग्रेसियों की पोल खुलती हो। बीबीसी का एक सूत्री एजेंडा है और वो है मोदी। और यह भी क्यों है, यह अब खुलासा हो गया है क्योंकि चीन नहीं चाहता कि 2024 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी को झटका दिया है मोदी ने, वो चीन है। उसकी हैंकड़ी भुला दी। आज चीन के कई बड़े बड़े उद्योगपति भारत में शिफ्ट हो रहे हैं। चीन को छोड़कर वो भारत में आ रहे हैं। चीन का व्यापार घटता जा रहा है। चीन के हालात खराब हैं। कोरोना कंट्रोल में नहीं है। देश टूटने को तैयार है। और मोदी की कूटनीति और विदेश नीति के कारण चीन अलग थलग पड़ गया है। उसको लगता है कि 2024 में यदि मोदी जी एक बार फिर आ गए तो चीन के 6 टुकड़े होना पक्का है। अर्थव्यवस्था गई। तो उसने टारगेट किया है कि कुछ भी हो, कुछ भी परोसना पड़े, किसी को भी खरीदना पड़े, कितने ही पैसे क्यों ना देना पड़े, एजेंडा चलाएंगे मोदी विरोधी। मोदी को टारगेट करेंगे। अडानी हो, अंबानी हो, उनके नाम पर भी मोदी को बदनाम करेंगे। राफेल पर झूठ बोला, कृषि बिल पर झूठ बोला, सीए पर झूठ बोला, और अब ये डॉक्यूमेंट्री लेकर के आ गए हैं। और कुछ आएंगे। लेकिन इसी तरह हम भी पोल खोलते रहेंगे। निश्चित जानिए कि अब देशभक्त लोग, सनातनी लोग जागृत हो चुके हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं कि आप तक सच पहुंचा रहा हूं, और आपके हृदय में जरा सी भी पीड़ा अगर इस देश के लिए है और जरा भी आप चाहते हैं कि चीन, उसको पटकनी मिलनी चाहिए और उसका कोई एजेंडा ना चले, तो इस प्रकार की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश इनकी चाल को समझ पाए और चीन के पिट्ठू जो भारत में बैठे हुए हैं उनको भी पहचान पाए। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में रखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।